प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह कार्यक्रम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का सप्तम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास एवं आलोचना है। इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिनमें छायावाद को आधार स्तंभ देने वाले जयशंकर प्रसाद जी जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, उनके ऊपर आज का यह शिक्षण कार्य केंद्रित करना चाहता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान बहुत प्रमुख है। ये हिंदी जगत के आधुनिक चेतना के अग्रदूत थे। इसके साथ ही छायावाद तथा रहस्यवाद के प्रवर्तक भी थे। इन्होंने झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी, जो इनके जीवन के 4 सोपान हैं, इनकी रचना करके जयशंकर प्रसाद जी साहित्यिक जगत में अमर हो गए। ऐसे साहित्यकार का जन्म काशी के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार सुगनी साहू में हुआ था। इनके पिताजी बहुत ही समृद्ध थे। इनकी औपचारिक शिक्षा मात्र कक्षा 8 तक हुई थी, लेकिन घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी एवं संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। बचपन में ही इनके माता, पिता और बड़े भाई का निधन हो गया, जिसके कारण 17 वर्ष की अवस्था में ही इनको बहुत भारी उत्तरदायित्व संभालना पड़ा। कविता लिखने का शौक इनको बचपन से ही था। इन्होंने प्रारंभ में कविताओं का लेखन ब्रज भाषा में किया और इंदु नामक पत्रिका में नियमित रूप से इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहीं। चित्राधार में कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं का उनका प्रथम संग्रह है और कानन कुसुम उनकी खड़ी बोली की कविताओं का। प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में हुई, बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। इनकी उर्वशी रचना, जिसका प्रकाशन 1909 में हुआ, वन विमल 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913 ईस्वी, महाराणा प्रताप का महत्व 1914 ईस्वी। ये रचनाएं इनके जागरण काल में ही प्रकाशित हो चुकी थीं। झरना का प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ, आंसू का 1925 ईस्वी में, लहर का 1933 ईस्वी में और कामायनी का 1936 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार झरना, आंसू, लहर और कामायनी हिंदी साहित्य की अमर कृतियां हैं। इन कृतियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कवि के रूप में अमर हो गए। झरना में प्रसाद की अधिकतर रचनाएं 1914 से 1917 के बीच की हैं। दूसरे संस्करण में कुछ और नई रचनाएं जोड़ दी गईं, जैसा पहले कहा जा चुका है। झरना की रचनाओं में सबसे पहले कवि के छायावादी व्यक्तित्व की छाप अंकित हुई है।
उसके बाद बात आती है आंसू की। आंसू प्रसाद का विरह काव्य है, जिसमें व्यक्तिगत प्रेमानुभूति का चित्रण है। 1925 ईस्वी वाले संस्करण में 126 छंद थे और उसका स्वर अतिशय अवसाद और निराशा से पूर्ण था। रचना विधान की दृष्टि से वह मुक्तकों का संकलन था। 1933 ईस्वी वाले संस्करण में छंदों की संख्या 190 हो गई। इसमें लौकिक और अलौकिक प्रेम के बीच का अंतर मिट गया। पहले अतीत की सुखद स्मृतियों के द्वारा वियोग का चित्रण, फिर प्रेम पात्र के सौंदर्य का वर्णन और फिर वियोग की लंबी रात का सुखद प्रभात में बदलने का चित्रण काव्य के प्रबंध गीत होने का आभास दिलाता है। कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की निराशा और विषाद को विश्व कल्याण की भावना से जोड़कर आशा और विश्वास में बदल देता है और आंसू दुखांत से सुखांत काव्य में परिणत हो जाता है। काव्य कला की दृष्टि से लहर में कवि की प्रौढ़ रचनाएं संकलित हुई हैं। इसमें कुछ गीत और कुछ लंबी कविताएं हैं। गीतों में उत्कृष्ट गीति कला के दर्शन होते हैं। लंबी कविताओं में प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम की गहन अनुभूति, प्रकृति का सौंदर्य, उनका मानवीकरण और रहस्यात्मक संकेतों की अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद बात आती है कामायनी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का अमर ग्रंथ है। कामायनी कवि का ही नहीं, छायावाद और संपूर्ण हिंदी कविता का गौरव ग्रंथ है। इसमें प्रसाद की काव्यकला का चरमोत्कर्ष दिखलाई पड़ता है और यह आधुनिक हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रसाद जी ने अपने इतिहास और दर्शन के ज्ञान को एक प्रबंध में गूंथकर इसे विश्व मानव के लिए एक प्रेरक काव्य बना दिया है। यह मानव के बाह्य तथा क्रमशः होने वाले आंतरिक विकास की मनोवैज्ञानिक कथा है, जिसका प्रारंभ चिंता मनोविकार से होता है और समापन आनंद भावना में। सत्यपथ ब्राह्मण पर आधारित कामायनी की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार पृथ्वी पर खंड जल प्रलय हुई, जिसमें सारी की सारी देव सृष्टि नष्ट हो गई। बचे तो केवल मनु, जो एक नाव में बैठकर हिमालय के एक शिखर पर पहुँचे और किसी प्रकार अपने प्राण बचा सके। जल प्रलय समाप्त होने पर मनु ने यज्ञ आदि करना प्रारंभ किया। एक दिन श्रद्धा घूमती हुई मनु के पास आई। श्रद्धा काम की पुत्री है, इसी प्रकार उसका नाम कामायनी भी है। दोनों साथ रहने लगे। दोनों ने उजड़ी हुई सृष्टि को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। असुर, पुरोहित, किलाल एवं आकुली के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। मनु में आधिपत्य की भावना जागी और वे भावी संतान की कल्पना में खोई श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर चल दिए और इड़ा के सारस्वत प्रदेश में जा पहुँचे। इड़ा ने मनु को सारस्वत प्रदेश का शासन भार सौंप दिया, किंतु मनु सत्ता मद में इड़ा का ही उत्पीड़न करने लगे। मनु की बढ़ती अधिकार भावना से त्रस्त सारस्वत प्रदेश की जनता ने मनु के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसमें मनु घायल हुए। श्रद्धा ने स्वप्न देखा, वह अपने पुत्र मानव को साथ लेकर मनु की खोज में सारस्वत प्रदेश पहुंची। मनु को पश्चाताप हुआ और वे पुनः इन सब को छोड़कर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। श्रद्धा ने मानव को इड़ा के पास छोड़ दिया और खोजते खोजते मनु को पा लिया। अंत में सारस्वत प्रदेश की समस्त प्रजा को लेकर इड़ा और मानव भी कैलाश पर्वत पहुँचते हैं। श्रद्धा उन सबको जीवन रहस्य के 3 आलोक बिंदुओं इच्छा, क्रिया और ज्ञान का बोध कराती है
और सब अखंड आनंद का अनुभव करते हैं। इस स्थूल कथा में एक सूक्ष्म कथा भी लिपटी हुई है। कामायनी के आमुख में स्वयं प्रसाद जी ने लिखा है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रूपक के अनुसार मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा दया, माया, ममता आदि हृदय की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इड़ा बुद्धि, मनीषा, चिंतन आदि का प्रतिनिधित्व करती है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। किरात आकुल आसुरी प्रवृत्तियों के एवं मनु पुत्र मानव मनुष्य का प्रतीक है। इस प्रकार कामायनी की स्थूल कथा खंड प्रलय से संबंधित भारतीय इतिहास के आदि पुरुष मनु के भौतिक विकास की घटना है और सूक्ष्म कथा मनोविज्ञान के आधार पर मनस्तत्व के विकास की। दोनों कथाएं समान महत्व पा गई हैं। यद्यपि प्रसाद जी ने स्थूल कथा को ही महत्वपूर्ण माना था। सुखान्वेषी मन बुद्धि यांत्रिकता इड़ा पर नियंत्रण कर समस्त सुखों का साधन जुटाना चाहता है, किंतु पारस्परिक श्रद्धा और सहानुभूति के अभाव में मानव कल्याण संभव नहीं है। हृदय की प्रवृत्तियाँ श्रद्धा ही उसे इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान के लोकों में प्रवेश कराती है, जहाँ इन तीनों के समन्वय से ही समरसता का अनुभव होता है और मन अखंड आनंद में लीन हो जाता है। कामायनी और प्रसाद के काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उनके काव्य में वैयक्तिकता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण, अतिशय काल्पनिकता, प्रकृति का चेतन रूप, राष्ट्रीय चेतना, विश्व मानवता की भावना, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, बिंब प्रधानता, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग आदि मिलती हैं। प्रसाद को कभी प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है और कभी दार्शनिक कवि। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नाटक, कहानी और निबंध के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। आज का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कल दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।